हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो आज का अपना सब्जेक्ट रहेगा ओबीजी और उसके अंदर अपना पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा हाइपरएमेसिस ग्रेविडिरम। तो हाइपरएमेसिस ग्रेविडिरम से हम क्या समझते हैं? हाइपरएमेसिस ग्रेविडिरम का मीनिंग इसके नाम में ही है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे, हाइपर इज मीन्स एक्सेस, एमेसिस इज रिलेटेड टू वॉमिटिंग एंड ग्रेविडिरम इज रिलेटेड टू ग्रेविडा। ग्रेविडा का मतलब होता है प्रेग्नेंट मदर और प्रेग्नेंट लेडी, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। तो हाइपरएमेसिस ग्रेविडिरम के अंदर क्या होता है, ये एक सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग होती है जो प्रेगनेंसी के अंदर देखी जाती है। नॉर्मली प्रेगनेंसी के अंदर वॉमिटिंग होती है एचसीजी के हार्मोन बढ़ने की वजह से, लेकिन अगर उसका लेवल एक्सेस हो जाए तो वो बेबी और मदर दोनों के हेल्थ के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस ला सकती है। तो उस कंडीशन को नाम दिया गया है हाइपरएमेसिस ग्रेविडिरम। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब हम देखते हैं हाइपरएमेसिस ग्रेविडिरम के कॉजेस किन किन वजह से ये कंडीशन अकर होती है। सबसे पहले आता है इसके अंदर मोशन सिकनेस। अगर मदर कहीं भी ट्रैवल कर रही है या फिर ज़्यादा वो अगर कहीं जा रही है तो उस वजह से भी मोशन सिकनेस हो सकते हैं। अगर उसको इस कंडीशन के अंदर वर्टिगो भी इंक्लूड कर सकते हैं ना, अगर उसको चक्कर आ रहे हैं तो वो भी इसी कंडीशन के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है फैमिली हिस्ट्री। अगर मदर की फैमिली के अंदर किसी को हाइपरएमेसिस ग्रेविडिरम की कंडीशन पहले हुई है तो चांसेस है कि मदर को भी हाइपरएमेसिस ग्रेविडिरम की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट आता है एचसीजी का लेवल इंक्रीज होना। एचसीजी एक हार्मोन है जो कि प्लेसेंटा से रिलीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो अगर एचसीजी का हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से भी हाइपरएमेसिस ग्रेविडिरम हो सकता है। वैसे एचसीजी एक वही हार्मोन है जो यूरिन के अंदर डिटेक्ट किया जाता है, जो कि प्रेगनेंसी को पॉजिटिव या नेगेटिव इंडिकेट करवाता है। अगर एचसीजी का लेवल बढ़ा हुआ है इसका मतलब प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी नेगेटिव है। तो नेक्स्ट आता है मल्टीपल प्रेगनेंसी। अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है मदर को तो उसके अंदर एचसीजी का लेवल नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगर एक बेबी होगा तो एचसीजी का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन अगर 2 या 3 बेबी होगी तो एचसीजी का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरएमेसिस ग्रेविडिरम की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9 एंड B12 और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी। इनके डेफिशिएंसी की वजह से भी हाइपरएमेसिस ग्रेविडिरम की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरएमेसिस ग्रेविडिरम की क्या क्या साइन सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो साइन सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक तो अर्ली साइन और एक लेट साइन। अर्ली साइन के अंदर क्या है, हाइपरएमेसिस ग्रेविडिरम है तो वॉमिटिंग तो होगी ही ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जो होगी वो उसकी डिक्रीज हो जाएगी मदर की, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं रहेगी, क्योंकि बार बार अगर वो वॉमिटिंग करेगी तो बॉडी के अंदर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो होगा ही, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग भी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ये है कि इसके अंदर जो डिहाइड्रेशन और स्टारवेशन की कंडीशन अर्ली साइन के अंदर नहीं देखने को मिलेगी, जबकि डिहाइड्रेशन और स्टारवेशन की कंडीशन लेट साइन के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ओलिग्यूरिया। मदर का जो यूरिन आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ओलिग्यूरिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है कीटोएसिडोसिस। अब जब मदर कुछ खाना खाएगी ही नहीं तो बॉडी के अंदर जो कीटोन बॉडीज होगी ना, वही उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वही बॉडी को एनर्जी सप्लाई करेगी। नेक्स्ट आता है ड्राई कोटेड टंग। बार बार वॉमिटिंग की वजह से जो टंग होगी ना उसके ऊपर एक कोट सा बन जाएगा, एक लेयर बन जाएगी, जिसकी वजह से टंग बहुत ड्राई अपीयर होगी। नेक्स्ट उसके बाद में आता है एसीटोन स्मेल ब्रेथ। अब अगर बार बार मदर वॉमिटिंग करेगी तो उसके माउथ के अंदर ना एक अजीब से खट्टी स्मेल आने लग जाएगी। नेक्स्ट आता है एनोरेक्सिया। उसके बाद में आता है हाइपरटेंशन। अब बार बार वॉमिटिंग होगी तो उससे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है, और उसकी जो स्मेल सेंसिटिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। नॉर्मली ये प्रेगनेंसी के अंदर देखा जाता है कि मदर को हर चीज़ के अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लग जाती है, जिसकी वजह से उसका मन नहीं करता कुछ भी खाने पीने का। स्मेल सेंसिटिविटी इंक्रीज होने के बाद में जो कॉमन साइन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हेडेक हो गया, वर्टिगो हो गया, एनोरेक्सिया हो गया, वेट लॉस हो गया, नोज़िया वॉमिटिंग तो इसके अंदर इंक्लूडेड है ही, और हाइपरटेंशन की कंडीशन इसके अंदर आई गई है। ये जो बेसिक साइन सिम्टम्स होते हैं, अगर आपके पास में कंटेंट कम है तो आप इसको इंक्रीज करने के लिए ये सारे साइन सिम्टम्स भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की हमें क्या क्या टेस्ट करने चाहिए हाइपरएमेसिस ग्रेविडिरम कंडीशन की कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो आता है हिस्ट्री कलेक्शन में फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तो हमें करना ही है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है यूएसजी के बाद में आता है वेजाइनल एग्जामिनेशन। ये दोनों टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये कंफर्मेशन कर सकें कि मदर ये जो हाइपरएमेसिस ग्रेविडिरम की कंडीशन हो रही है प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रही है या फिर किसी और वजह से हो रही है, ठीक है। तो यूएसजी और वेजाइनल एग्जामिनेशन तो प्रेगनेंसी को कंफर्मेशन के लिए टेस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हम करते हैं एचसीजी का टेस्ट। अगर एचसीजी का लेवल नॉर्मल से बढ़ा हुआ है इसका मतलब है कि मदर प्रेग्नेंट है, और जो हाइपरएमेसिस ग्रेविडिरम की कंडीशन हो रही है प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रही है।
उसके बाद में हम यूरिन एनालिसिस करते हैं। यूरिन एनालिसिस के अंदर भी हम एसिडी का लेवल टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम ऑफ्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। ये हम उस कंडीशन में करते हैं जब हाइपरेमेसिस की ग्रेविडेरम की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीवियर लेवल पे आ चुकी है, क्योंकि ऑफ्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम ये डिटेक्ट करने के लिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर ना रेटाइनल डिटैचमेंट की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से हमें ये एग्जामिनेशन करना पड़ता है। ये जब हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन पर पहुँच जाती है, हमें ये टेस्ट तब करते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, हमने इसके कॉजेस पढ़ लिए, हमने इसके साइन सिम्टम्स पढ़ लिए, हमने इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस पढ़ ली। नेक्स्ट बारी आती है कॉम्प्लिकेशंस की। तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर मेजरली हमको यहाँ पे 3 कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है। वैसे रेटाइनल डिटैचमेंट भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन था, लेकिन मेजरली हमें ये 3 कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है। फर्स्ट आता है मैलोरी वेज सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, जो अपर जीआईटी वाला ट्रैक्ट होता है ना, मतलब जो ईसोफेगस वाला पार्ट होता है, लेकिन ईसोफेगस का भी लोअर ईसोफेगस वाला पार्ट, जीआईटी 2 पोर्शन के अंदर डिवाइडेड है। एक तो स्टमक के ऊपर वाला ईसोफेगस वाला पार्ट, एक स्टमक के नीचे वाला डियोडेनम और इंटेस्टाइन वाला पार्ट। ठीक है, तो ईसोफेगस के भी लोअर ईसोफेगस वाले पार्ट के अंदर जो सीवियर ब्लीडिंग होने लग जाती है बार बार वॉमिटिंग की वजह से, क्योंकि वॉमिटिंग का जो कंटेंट होता है वो एसिडिक होता है नेचर के अंदर, जिसकी वजह से वो ईसोफेगस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ना, उसको वो बर्न कर सकता है और उसी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिस कॉम्प्लिकेशन को हम बोलते हैं मैलोरी वेज सिंड्रोम। उसके बाद में नेक्स्ट आता है वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी। ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये विटामिन B12 और B6 की डेफिशिएंसी की वजह से हमें ये देखने को मिलता है कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशंस के बाद हम आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट जो होता है बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग। इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम 2 ही पढ़ेंगे, मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंटी एमेटिक्स देंगे। ऑब्वियसली अगर उसको वॉमिटिंग हो रही है तो एंटी एमेटिक्स ही देंगे। तो एंटी एमेटिक्स के अंदर जैसे ऑन्डासिट्रोन हो गया, प्रोक्लोप्रोमाजीन हो गया, प्रोमेथाजीन हो गया, ये सारे मेडिसिन हम दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हैं। इन मेडिसिन के तो आपने बहुत कॉमनली नाम सुने होंगे, जैसे पेंटोप्रोजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया। ये मेडिसिन क्या करती हैं, HCl के लेवल को डिक्रीज करते हैं स्टमक के अंदर। उसके बाद में हो गया एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर। ये भी वही काम करती है जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का काम होता है। इसका एग्जांपल है जैसे रेनिटिडीन हो गया, ये भी HCl के लेवल को कम करती है स्टमक के अंदर। उसके बाद में हम विटामिन B के सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, क्योंकि विटामिन B1, B6 और B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम होना था। ये तो हो गए मेडिकल मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट आते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर एकदम जो बेसिक चीज़ें आती हैं जो आप घर पे भी कर सकते हैं, वो चीज़ें होती है। इसके अंदर आता है कि आपको मदर को प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करना है, प्रॉपर स्लीप प्रोवाइड करना है, उसको एक बैलेंस डाइट देनी है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का उसका बॉडी के अंदर लेवल मेंटेन करके रखना है। और इसके अंदर एक चीज़ और बताई गई है कि खाना खाने के आधे घंटे बाद में भी आपको सिटिंग पोजीशन के अंदर बैठना है, ताकि जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो सकता है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। और इसके अंदर और हम देख सकते हैं कि उसको नॉर्मल जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक्सरसाइज होती है वो करनी चाहिए, और स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि आप घर पे भी बता सकते हैं, क्योंकि आप घर पे भी कर सकते हैं, वो सारी आ जाएगी हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। तो ये अपना आज का पूरा टॉपिक था हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम का। इसके अंदर एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसके अंदर जो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को सीवियर वॉमिटिंग होती है, जिसकी वजह से मदर और बेबी दोनों को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। उसके बाद में हमने पढ़े थे इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। कॉजेज़ इसके हमने बताए थे HCG का लेवल बढ़ने की वजह से, विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से, मोशन सिकनेस की वजह से, फैमिली हिस्ट्री उसकी वजह से, और मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, इन सब की वजह से भी हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम हो सकता है। उसके बाद में हमने देखा था इसके साइन सिम्टम्स। अब वॉमिटिंग, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में तो वॉमिटिंग तो होगी ही, और इसके बाद में हमने जो इसके साइन सिम्टम्स को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा था, अर्ली और लेट साइन। अर्ली के अंदर तो हमने बताया था कि वॉमिटिंग होगी और एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग डिक्रीज हो जाएगी, और जो लेट साइन होते हैं उसके अंदर हमने बताया था डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी, स्टारवेशन की कंडीशन होगी, एनोरेक्सिया होगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, ड्राई कोटेड टंग देखने को मिलेगी, एसीटोन स्मेल ब्रेथ देखने को मिलेगी मदर के अंदर। फिर उसके बाद में हम आते हैं डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन के अंदर। हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, हम इसको USG के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं। USG और वेजाइनल एग्जामिनेशन हम इसलिए करते हैं ताकि प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन हो सके। फिर उसके बाद में हम HCG का लेवल देख सकते थे, और था हम यूरिन एनालिसिस किया था, एक था उसके अंदर ऑफ्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन रेटाइनल डिटैचमेंट को डिटेक्ट करने के लिए।
फिर उसके बाद में हमने पढ़े थे इसके कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आ जाएंगे मेलोरी फेस सिंड्रोम, वर्निकेज एनसेफेलोपैथी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये सारे उसका कॉम्प्लिकेशंस आ गए। फिर उसके बाद में लास्ट में आता है मैनेजमेंट में था मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम एंटीएमेटिक्स दे देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, एच2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स और विटामिन बी के सप्लीमेंटेशन। और नर्सिंग मैनेजमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये था आज का अपना टॉपिक। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो डू कमेंट, मैं पूरा ट्राई करूँगी आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने का। और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए वो आप प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा। थैंक यू।